जुरासिक वर्ल्ड से पहले जुरासिक पार्क 4th मूवी कैसी होने वाली थी? क्या रही है जुरासिक वर्ल्ड के एक्टर्स की कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो एक्चुअली जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए थे? क्या सचमुच में एक टीरेक्स को हिल्स में भागकर पीछे छोड़ा जा सकता है? जानेंगे कुछ बिहाइंड द सीन, किस किस तरह के और कौन कौन से डायनासोर्स को इस नई फ्रेंचाइजी के अंदर दिखाया गया था और इस फ्रेंचाइजी के कौन से डायनासोर्स को एक्चुअली में डीसी के जोकर पर मॉडल किया गया था, और क्या रही है क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइजी की, और जुरासिक वर्ल्ड से हमें नेक्स्ट मूवी कब देखने को मिलेगी। जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी खत्म होने के बाद, जो कि काफी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी थी, हमें जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइजी देखने को मिली। लेकिन सच तो ये है कि जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी को और आगे बढ़ाने के लिए इसी बीच कई और प्लान्स बनाए गए थे, जहां पर स्पेसिफिकली मई 2001 में स्टीवन स्पीलबर्ग जुरासिक पार्क 4 पर काम कर रहे थे, जहां पर विलियम मोनाहैन इस मूवी की कहानी को लिख रहे थे एंड मिड 2005 में इस मूवी को रिलीज करने का प्लान किया जा रहा था, जहां पर इस मूवी के इनिशियली स्टोरी के हिसाब से कई सारे डायनासोर्स एक्चुअली में कोस्टा रिका के मेनलैंड में माइग्रेट करते हैं, जहां पर डॉक्टर एलन ग्रांट और इयन मैल्कन मिलकर इस जगह पर एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को ले जाते हैं। बाद में उन्हें वहां पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन डायनासोर्स मर्जरी के बारे में पता चलता है, जो बेसिकली क्लोनिंग और डीएनए मैनिपुलेशन और म्यूटेशन के जिम्मेदार थे। लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये कुछ ज्यादा ही हो गया था, जिसके कारण धीरे धीरे इन मर्जरी के कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया जेनेटिकली मॉडिफाइड और ट्रेन डायनामिकस डायनासोर्स के साथ, जिसे एक्चुअली में जुरासिक वर्ल्ड मूवी के अंदर वेलोसिराप्टर से चेंज किया गया और इवेंचुअली लंबे समय तक झूलने के बाद 2012 में एमेंडा सिल्वर और रिक जाफा को इस मूवी को रीराइट करने के लिए चुना गया और नई मूवी को क्रिएट किया गया। अब आप इसे इत्तेफाक कहिए, किस्मत कहिए या भविष्यवाणी, कभी कभार हमारी कही हुई बातें 100% सच हो जाती हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ था इस मूवी सीरीज के अंदर ओवेन का रोल प्ले करने वाले क्रिस पैट के साथ, जो ऑफ कोर्स इस मूवी से पहले गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में फेमस हो चुके थे, बट उससे भी पहले वो एंडी डॉयर के रूप में हिट टेलीविजन शो पार्क्स एंड रिक्रिएशन के अंदर जाने जाते थे। और इसी शो के एक बोनस फीचर के दौरान क्रिस पैट ने 2009 का एक वीडियो शेयर किया था, जहाँ पर उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि उन्हें एक्चुअली में जुरासिक पार्क 4 से एक रोल के लिए ऑफर आया है, और लास्ट में यही चीज सच साबित हुई। बात जब किस्मत की हो रही है, तो पहली मूवी के अंदर एक और किस्मत की कहानी जुड़ी हुई थी मेरे ऑल टाइम फेवरेट बॉलीवुड एक्टर इरफान खान सर की हिस्ट्री से, जहां पर जैसा कि उन्हें इस मूवी के अंदर साइमन मसरानी के रूप में कास्ट किया गया था, पहली मूवी के लिए ये कैरेक्टर काफी सिंपैथेटिक और इन्फ्लुएंशियल था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब सबसे पहले 1993 की मूवी यानी जुरासिक पार्क रिलीज हुई थी, तब हमारे इरफान खान सर के पास इस मूवी को देखने के लिए पैसे तक नहीं थे। पहली जुरासिक वर्ल्ड की फिल्मिंग एक्चुअली अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स के सिक्स फ्लैग्स अम्यूजमेंट पार्क के अंदर हुई थी, जिसे एक्चुअली में पहले जैज लाइन बुलाया जाता था, और इसे 2002 में सिक्स फ्लैग्स नाम की कंपनी ने खरीद लिया था। इवेंचुअली इस जगह पर हरिकेन कैटरीना की वजह से काफी तबाही हुई थी, और इवेंचुअली 2005 में ये लोकेशन बैंकक्रप्ट हो गई थी, जिसके कारण इस मूवी के लिए काफी परफेक्ट सेट था जिसका इस्तेमाल किया गया। 2017 की जुरासिक वर्ल्ड मूवी के अंदर बहुत कुछ औसम था, लेकिन ऐसा बहुत कुछ था जो ज्यादा कुछ सेंस नहीं बनाता था। जैसे कि इस मूवी के अंदर ब्राइस डेलस हावर्ड की कैरेक्टर जब एक टीरेक्स के सामने हाई हील्स पहनकर भागती है, जो कि इस मूवी के रिलीज के दौरान एक मीम बनकर रह गई थी। बट सरप्राइजिंगली इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को करने के लिए उन्होंने एक्चुअली में हाई हील्स में भागने की ट्रेनिंग ली थी। आई मीन अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि एक नॉन एथलेटिक ह्यूमन बीइंग की टॉप स्पीड तकरीबन 13 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है, वहीं पर टीरेक्स तकरीबन 16 से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता था। इसलिए इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में उतना ही लॉजिक था जितना कि हमारी सल्लू भाई की मूवीज में होता है। बात जब डायनासोर्स की हो रही है, तो इस नई सीरीज के अंदर भी एनिमेट्रॉनिक डायनासोर्स की लेगेसी को बरकरार रखा गया। लेकिन जैसा कि एनिमेट्रॉनिक विजुअल इफेक्ट के पायनियर स्टैन विंस्टन, जिन्होंने पिछली 3 जुरासिक पार्क मूवी के अंदर डायनासोर्स के एनिमेट्रॉनिक को प्रोवाइड करवाया था, सैडली 2008 में उनकी डेथ हो गई थी, जिसके कारण लेगेसी इफेक्ट में उनके कई सारी फॉर्मर कलीग्स ने मिलकर इस मूवी के लिए कई सारी एनिमेट्रॉनिक डायनासोर्स को डिजाइन किया था, जहाँ पर ये बेसिकली उन्हीं को ही एक ट्रिब्यूट था।
सेकंड मूवी के अंदर हमें ब्रैंकियोसॉरस का एक बहुत ही इमोशनल सीन देखने को मिला था, जहाँ पर वो जलते हुए आइलैंड के अंदर अकेला छूट जाता है। वेल अपेरेंटली ये ब्रैंकियोसॉरस कोई आम ब्रैंकियोसॉरस नहीं था, ये बेसिकली वही ब्रैंकियोसॉरस था जो हमें सबसे पहली बार जुरासिक पार्क 1 में देखने को मिला था, जिसे खुद इस मूवी के डायरेक्टर J.A. बायोना ने कंफर्म किया था। वहीं पर जुरासिक पार्क फॉलन किंगडम के अंदर यहाँ पर तकरीबन 5 एनिमेट्रॉनिक पपेट डायनासोर्स को बनाया गया था, जहाँ पर स्पेसिफिकली वो जायंट टीरेक्स जिसे बेहोश किया गया था उसे कंप्लीट मोशन कैप्चर के थ्रू दिखाया गया था। वहीं पर जहाँ पर ब्लू की सर्जरी को दिखाया जाता है वो भी बेसिकली एक एनिमेट्रॉनिक पपेट ही था। बात जब डायनासोर्स की हो रही है तो हम इंडोरैप्टर को कैसे भूल सकते हैं। दरअसल इस क्रिएचर को बनाने के लिए यहाँ पर 1931 की बोरिस कार्लोफ की क्रिएशन फ्रैंकेनस्टाइन से इंस्पिरेशन लिया गया था। वैसे इस क्रिएचर की आइकॉनिक डरावनी आवाज को बनाने के लिए यहाँ पर चिवावा, लॉयन, पिग, गूगर और फ्लोरिडा पैंथर की आवाज को एक साथ चलाकर बनाया गया था। थर्ड मूवी शायद इस फ्रेंचाइजी की इकलौती मूवी है जिसके अंदर तकरीबन 35 डायनासोर स्पीशीज को एक्चुअली में दिखाया गया था, जहां पर इस मूवी के अंदर कई सारे एनिमेट्रॉनिक डायनासोर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से 18 एनिमेट्रॉनिक्स को जॉन नॉलन ने बनाया था। बाकी बचे हुए डायनासोर्स को इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक और CGI के थ्रू दिखाया गया था। अब जैसा कि इस फ्रेंचाइजी के अंदर डायनासोर्स को एक एक करके कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बना दिया गया था, थर्ड मूवी के अंदर मेन विलन यानी कि जिगानोटोसॉरस को एक्चुअली यहाँ पर इस मूवी के कॉलिन ट्रेवोरो ने कॉमिक बुक के सुपर विलन जोकर को ट्रिब्यूट देते हुए इसे जोकर पर मॉडल किया था। यहाँ पर इसे सिनिस्टर दिखाया गया था, जहाँ पर ये बेसिकली सब कुछ जलते हुए अपने सामने देखना चाहता था। बात अगर की जाए यहाँ पर फाइनेंशियल बॉक्स ऑफिस नंबर्स की तो यहाँ पर जुरासिक वर्ल्ड को तकरीबन $150 मिलियन के बजट पर बनाया गया था, जिस बजट पर इसने $1.6 बिलियन की कमाई की। वहीं पर जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम को $432 मिलियन के बजट पर बनाया गया था, जहाँ पर इस बजट पर इसने सिर्फ और सिर्फ $1.3 बिलियन की ही कमाई की। फाइनली जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को यहाँ पर $265 मिलियन के बजट पर बनाया गया था, जहाँ पर इसने सिर्फ और सिर्फ $1 बिलियन की ही कमाई की, डिस्पाइट बीइंग द लोएस्ट रेटेड मूवी ऑफ दिस फ्रेंचाइजी। बात अगर इसके अवार्ड्स की जाए तो इस फ्रेंचाइजी ने कुछ खास झंडे नहीं गाड़े। वहीं पर अगर बात करें जुरासिक पार्क के फ्यूचर के बारे में तो वैसे तो जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन इस पूरे के पूरे फ्रेंचाइजी का एक कंक्लूजन की तरह थी, लेकिन फिल्म मेकर्स ने इसके फ्यूचर पॉसिबिलिटी के ऊपर ब्रेक नहीं लगाया था और पहले 2 जुरासिक पार्क मूवी के राइटर डेविड कियोप ने इसके आने वाले सीक्वल पर काम करना भी शुरू कर दिया था और इसलिए हमें ये मूवी हमारे इस साल 2025 में देखने को मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है कि इस नई मूवी के अंदर हमें कोई भी पुरानी कास्ट देखने को ना मिले। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में आप बताइए कि आप इस फ्रेंचाइजी के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारे इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।